हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 2016 के रीजनिंग के पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां पे इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए इन दोनों पासे में 6 और 4 और 6 और 4 दोनों में क्या है, सेम है। 1 और 5, तो 1 का अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया, क्योंकि देखिए 4 6 दोनों में कॉमन है, 1 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। यदि एक ऊपर है तो नीचे 5 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। क्यों? क्योंकि सभी वायलिन बजाने वाले संगीतकार होते हैं जबकि वाद्यकार इनमें से अलग होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक प्रकाशक होता है तो फिल्म क्या करते हैं। तो देखिए, पुस्तक जिस प्रकार से प्रकाशक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं उसी प्रकार से निर्माता जो होते हैं वो फिल्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म को ADGH लिखा जाता है तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था कि आप लोगों को अल्फाबेट वाला जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान पता होना चाहिए कि किस स्थान पे कौन है। जैसे ABCD, इस प्रकार से ए की पोजीशन फर्स्ट है, बी की पोजीशन सेकंड है, सी की पोजीशन थर्ड है, डी की पोजीशन फोर्थ है। इसी प्रकार से आपको A to Z तक के सारे पोजीशन आपको पता होना चाहिए, तब आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको सभी लेटर का स्थान पता होना चाहिए कि किसकी पोजीशन किस पे है। अब जैसे मैंने कहा कि यफ कौन पोजीशन पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ की पोजीशन 6 है और ए की पोजीशन क्या है, 1 है, आई की पोजीशन क्या है, 9 है, डी की पोजीशन क्या है, 4 है, यल की पोजीशन क्या है, 12 है, तो जी की पोजीशन 7 है, एम की पोजीशन 13 है और यहाँ पे एच की पोजीशन क्या है, 8 है। अब देखिए सब में 5 5 कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 4 है और ए की पोजीशन क्या है, 1 है, तो 5 कम हुआ। आई की पोजीशन 9 है, इसकी पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन 1 थी और एफ की पोजीशन 6 थी, तो 5 कम हुआ। आई की पोजीशन 9 थी और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो डी की पोजीशन थी वो 4 थी, इसमें भी 5 कम हुआ। तो सारे में -5 -5 -5 हो रहा है, यानी इसमें से -5 हुआ तब ए बना, इसमें से -5 हुआ तो डी बना, इसमें से -5 हुआ तो जी बना, एम में से -5 हुआ तो एच बना। इसी प्रकार से तो मिल्क का क्या बनेगा, तो सब में से जब हम -5 करेंगे तो एम में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा एच। उसके बाद जब आई में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा। यल में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा, जी बचेगा। और के में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा, यफ बचेगा। यानी HDGF जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 60 है तो 210 क्या होगा। अब देखिए यहाँ 24 कैसे बना होगा, 24 कैसे बना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे 24 दूना 48 12 60, ठीक है। तो 200 दूना 420, उसके बाद फिर आधा करेंगे तो चूंकि ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप तो प्राइम नंबर्स जोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब सारा ये सारी चीजें जोड़ते हैं। इसके बाद आप क्यूब वाले को ढूंढते हैं, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला ढूंढते हैं, स्क्वायर वाले के बाद एडिशन देखते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं फिर एडिशन देखते हैं। इसका रूल होता है, ऐसे नहीं कि चाहे जैसे चाहे जी चीज देख दी जाए। सबसे पहले प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं, प्राइम नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो क्यूब वाला कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, क्यूब वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं मिल रहा तो एडिशन वाला ढूंढते हैं। तो इसमें जो होगा पहले हम क्या करेंगे, चूंकि प्राइम वाला नहीं मिला अब हम किसका ढूंढेंगे, क्यूब वाला कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। अब क्यूब वाला जब कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब करेंगे और -3 करेंगे तो 27 आएगा। अगले में इसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे और -4 करेंगे तो 60 आएगा। और इसमें भी आप देख लीजिए यदि आप 6 का क्यूब करेंगे और -6 करेंगे तो 210 आएगा। इसी प्रकार से 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब 343 आएगा और उसमें से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 336 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, 336। ऊपर दिए गए 6 से 8 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अपराध आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर, हल्का भारी। तो अपराध आरोप इसका सही आंसर होगा, बाकी एक दूसरे के विलोम है लेकिन ये सेम वर्ड है। अगला क्वेश्चन 7th वाला, BFJQ RUJZG GJOV ILOX। क्या कहा गया, विषम को छाटना है ना, भिन्न वाले को छाटना है।
मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट वाले की जो पोजीशनिंग है वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। आर के बाद वी आया है, यू आया है, यू के बाद जेड और जेड के बाद जी आया है। आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन 18 है और यू की पोजीशन कितनी है, यू की पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि यू की पोजीशन कितनी है। तो देखिए आर की पोजीशन 18 है, यू की पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ई जो टी यस टी की पोजीशन कितनी होती है 20 और यू बी यानी यू की पोजीशन कितनी है 21 यानी 3 बढ़ा। इसके बाद जेड की 26 होता है यानी 5 बढ़ा यानी +3 बढ़ा, उसके बाद +5 बढ़ा। इसके बाद फिर यहाँ से क्या आ गया, जेड से क्या आ गया, जी आ गया। अब जेड से क्या आ गया, जी, और जी की पोजीशन क्या होती है, जी की पोजीशन 7 है। तो इसमें देखो जेड की पोजीशन कितनी थी 26 थी, तो 26 और इसकी पोजीशन कितनी है 7। तो पता होना चाहिए कि कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, +7 बढ़ा। तो पहले 3 बढ़ा, फिर +5 बढ़ा, फिर +7 बढ़ा। इसी प्रकार से इसमें भी बढ़ेंगे, इस प्रकार से इसमें भी बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें +4 +4 +7 है, तो इस वजह से ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 का 9, 17 का 8, 42 का 3, 21 का 6। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 9 को ऐड कीजिए, 14 9 23, 17 8 25, 42 3 45, 21 6 27। अब देखिए 27 भी क्या है, एक कट जाएगा किसी ना किसी से, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं। 45 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 14 9 23 से क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये केवल स्वयं से कटेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छाटिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो। दिया गया सेट है 2 12 2 14 16 यानी 12 + 12 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कितना हुआ 4। तो एक बार +12 हुआ और दूसरी बार +2 हुआ। 14 में 2 जोड़ेंगे तब 16 होगा, 4 नहीं। तो यहाँ पे देखिए +12 हुआ एक बार और यहाँ पे +2 हुआ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी वाले में एक बार +12 हो रहा है, फिर यहाँ पे +2 हो रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 9th का 4 16 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब 3 के बाद क्या आया है 15, 3 और 15 का डिफरेंस कितना है, 3 और 15 का डिफरेंस 12। अब इसका डिफरेंस हमें नहीं पता, इसका डिफरेंस छोड़ देते हैं, इसका भी डिफरेंस नहीं पता। इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है बताओ। तो इसका डिफरेंस जो है वो कितना है 36 है, 36। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस कितना है 36 है, और इसका डिफरेंस आगे वाले का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस 44 है, इसका डिफरेंस 44 है। अब देखो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 8 है, इसका डिफरेंस 8 है, 36 से 44 का डिफरेंस 8 है, और यहाँ पे क्या है 12। अब 12 का डिफरेंस 8 कब होगा, जब यहाँ पे 20 होगा। कहाँ पे 20 होगा, आगे वाले नंबर पे 20 होगा, तब इसका डिफरेंस 8 मिलेगा। अब ये 20 किस में ऐड होगा, ये 20 जो है इस 15 में ही तो ऐड होगा, तो 20 15 कितना बनाएगा 35 बनाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 35। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3691 6931 9361 3691। अगला टर्म आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बीच वाला नंबर पहले उतार दिया जा रहा है और पहला वाला नंबर इसके बाद और सबसे लास्ट वाला उसके बाद। तो यहाँ पे इसी प्रकार से बीच वाला नंबर पहले उतार दिया गया है। देखिए तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, बीच वाला नंबर पहले उतार दिया जाएगा, यानी 69 पहले उतार दिया जाएगा, तो 6931 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक छांटिए। 9 12 18, 9 के बाद क्या है 12 यानी 3 ऐड हुआ, 12 के बाद 6 ऐड हुआ, तो इसका डिफरेंस कितना है 3, इसके बाद यानी कि 9 ऐड होगा, तो 18 9 27। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 2 8 यानी कि 5 दूना 10 8 80, 80 का आधा कितना होगा 40, 5 के 20 3 60, 60 का आधा 30, 2 का 9 2, 2 दही 20, 20 का आधा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। एक उड भाषा में पेन को एनजीओ लिखा जाता है और बार्क को CTSL लिखा जाता है, तब उस भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। यानी पेन को क्या लिखा गया, पेन को जो लिखा गया वो क्या लिखा गया, पेन PEN, पेन को लिखा गया NZO। समझ में आ रहा है। और बार्क को क्या लिखा गया BARK, बार्क को लिखा गया CTSL। ठीक। अब कह रहा प्रैंक को, तो P मतलब यन, यानी यन मिल गया, चलो सब में यन है। आर को क्या लिखा जाएगा, तो आर को यहाँ पे यस लिखा जाएगा, यानी यन और यस, तो यन और यस यानी कि ऑप्शन नंबर
सी वाला इसका सही हो जाएगा। बस ऑप्शन देख के ही ऐसे बता देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देख के, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सीधे बता सकते हैं कि इसका आंसर NSTOL होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ब्रदर को 24, 56, 784 लिखें और सिस्टर को 91, 96, 84, तब रॉबर्स को किस संख्या में लिखेंगे। अब देखो यहीं पे ध्यान से समझो, यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि बी मतलब 2 है, आर मतलब 4 है, ओ मतलब 5 है, और यहाँ इसमें सिस्टर में यस मतलब 9 है, आई मतलब 1 है। तो इसी प्रकार से आपको छांटना आना चाहिए। तो रॉबर्स, तो आर का मतलब क्या होगा, तो सबसे लास्ट में यानी कि आर का नंबर, आर का मतलब 4 होगा। अब इसमें से दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, यानी इसमें से एक सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ओ का मतलब क्या होगा, तो ओ का मतलब 5 होगा। अब देखिए दोनों में 4 5 4 5 है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओ का मतलब क्या होगा, तो ओ का मतलब देखिए आर का मतलब पहले क्या होगा, 4 होगा, ओ का मतलब क्या होगा, 5 होगा, दोनों में 4 5 मिल रहे हैं। बी का क्या मतलब होगा, तो यहाँ से समझिए बी का क्या मतलब होगा, बी का मतलब 2 है, यानी 2 टाइम्स 2 आएगा, क्योंकि 2 बार बी आया है तो 2 बार 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस वजह से सही है, यानी 4 5 2 2 8 4 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 16 से 17 वाला। इसमें क्या करना है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। निष्कर्ष, जान 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो जान 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, यानी कि ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज हुई, यानी निष्कर्ष एक तो निकलता है, अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। इसका शारीरिक व्यायाम से कोई तात्पर्य नहीं है। आपकी आदतें अनियमित हैं तो इसका आपके व्यायाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप व्यायाम करेंगे तो आपकी आदतें नियमित ही बन जाएंगी केवल व्यायाम करने से। तो ये केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो केवल ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो 16 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 17 वाले पे। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि आपके कथन में दिया हुआ है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, इसके लिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसमें कि मतलब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। वह बुद्धिमान है तब परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, या वह बुद्धिमान नहीं है तब परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसका कोई निहित इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर केवल इसमें भी एक वाला ही सही है। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 3 बेटे और एक एक बेटी भी हैं। पूरे परिवार में पुरुषों की सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। पुरुषों की सदस्यों की संख्या, एक पुरुष यहाँ हो गया, और क्या कह रहा है, उसकी पत्नी, उसको छोड़ दीजिए, उसके 4 पुत्र हैं, तो 4 1 5 पुरुष हो गए, और प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 3 बेटे हैं। बेटियों को तो लेना नहीं है, तो 3 बेटियों को इसमें शामिल नहीं करना है। तो इसमें 3 3 बेटे हैं, तो 4 पुत्र के 3 3 बेटे, यानी कि 3 3 बेटे कितने हो गए, 4 पुत्र के 12 बेटे इधर हो गए, और इसके 4 पुत्री, 12 4 16, और एक पुरुष स्वयं 17। तो इसका जो सही आंसर होगा 17 पुरुष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। उनमें ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है, लेकिन ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो एक बेंच पे बैठे हैं, ऐसे एक रेखा बनाइए, एक बेंच पे सारे बैठे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए और करते जाइए। ए बी के बराबर में बैठा है, मतलब ए यदि यहाँ है तो बी कहाँ होगा, बी यहाँ होगा। ए बी के बराबर में बैठा है, तथा सी डी के बराबर में बैठा है, तो सी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। सी डी के बराबर में बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, यानी ई कहीं और बैठा होगा। पहले हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो सबसे बाएं किनारा ये है, तो ई को सबसे बाएं किनारे पर बैठा देते हैं। सी का स्थान दाएं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। ध्यान से समझिएगा, दाईं ओर से बात कर रहा है, तो बिल्कुल सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है वो ए और बी के दाईं ओर है, ये भी चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। लेकिन ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं। ए किस स्थान पर बैठा है, तो ए किस स्थान पर बैठा है, बी व सी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी बहनें हैं, बिल्कुल ए और बी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं गोला बना के, क्योंकि स्त्रियों को मैं गोला से रिप्रेजेंट करता हूँ और वैसे पुरुषों को मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो मेरा लगाने का तरीका है, रिलेशन वाले क्वेश्चन, रिश्तेदारियों वाले,
तो इसको मैं ऐसे ही लगाता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे समझ लीजिएगा। यदि ए और बी क्या है, दो बहनें हैं, तो इनको मैंने दो गोलों से प्रेजेंट कर दिया क्योंकि दोनों लड़की हैं। आर और यस भाई हैं, तो आर और यस यानी कि लड़के हैं, तो पहले इनको मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया और इनको एक साथ बना दिया, आर और यस भाई हैं। देखिए भाई बहन को मैं कैसे बनाऊंगा, तो भाई बहन को सर्कल और ट्रायंगल से बना दूंगा, लेकिन उसके बीच में कोई निशान नहीं लगाऊंगा। लेकिन पति पत्नी की जब बात आती है तो पति को मैं ऐसे अगर जो ट्रायंगल से बना दिए, क्योंकि लड़कों के लिए मैं ट्रायंगल बनाता हूं और लड़कियों के लिए सर्कल, तो पति पत्नी के लिए मैं इसमें बीच में एडिशन लगा देता हूं, जो कि ये दर्शाता है कि ये भाई बहन ना होकर क्या है, पति पत्नी है। ये मेरा अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन लगाने का। चलिए ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, क्या हुआ, आर और यस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की बेटी जो है वो आर की बहन है, तो ए की बेटी कौन है, ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है। अब देखिए ए और बी क्या है, दोनों बहनें हैं, आर और यस दोनों भाई हैं। ए की बेटी आर, अब ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की कोई बेटी होगी तो इसको इससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब उसकी बेटी कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन वह किसकी बहन है, आर की बहन है। और जैसे ही वो आर की बहन हुई तैसे ही वह किसकी बहन हो गई, यस की भी बहन हो गई। और आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें पता होना चाहिए कि ए और बी आपस में क्या है, बहनें हैं। तो बी का यस से क्या संबंध है, बी का यस से क्या संबंध है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि ए की बेटी जो है वो क्या है, आर की बहन है। ए और बी बहनें हैं, आर और यस क्या है, भाई हैं। आर और यस भाई हैं, ए और बी बहनें हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। अब देखो यानी आर की बहन है, ए की बेटी, तो ये क्या हुआ, आर इसका लड़का हुआ कि नहीं हुआ, और यस भी इसका लड़का हुआ, और इसका लड़का हुआ, और ये क्या है, इसकी बहन है, इसकी बहन है। तो ये बताओ, ये इसकी बहन हुई तो ये इसकी मासी या आंटी हुई कि नहीं, क्योंकि मौसी और आंटी दोनों इसका सही आंसर हो सकता है। इसमें आंटी ही दिया हुआ है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी आंटी वाला सही हो जाएगा। 20वें का आंटी हो जाएगा। वैसे मौसी दिया होता तो ऑप्शन में तो और बेटर होता, क्योंकि मौसी ही इसका, मौसी और आंटी दोनों सेम चीज़ें चलती हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री पर बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी पर चलती है, फिर वहाँ से फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं ई मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो ए से ई कितनी दूरी पर है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। वो क्या करती है, ए से बी तक चलती है, ए से बी तक चला बिल्कुल, जो कि 2 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर, अब बाईं ओर इसका बायां कौन सा होगा, ऊपर की साइड में होगा। और 90 डिग्री मतलब सीधा समझिए, 90 डिग्री मतलब ये होता है कि यदि आप दाएं हैं, मान लीजिए 90 डिग्री, यही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, दाएं तरफ में ईस्ट होता है, बाएं तरफ में वेस्ट होता है। 90 डिग्री यही तो बन रहा है। अब ये 90 डिग्री मुड़ने का ये मतलब होता है कि नॉर्थ से सीधे ईस्ट साइड में आ जाना, और 90 डिग्री अगर जो ईस्ट से मुड़ रहे हैं तो सीधे साउथ साइड में आ जाना, ये रिप्रेजेंटेशन करता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि वह, देखिए यहाँ पहुँचे थे, 90 डिग्री मुड़ा, और 90 डिग्री मुड़ने के बाद क्या हुआ कि वह बाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर सी पर पहुँच जाता है, और सी से फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। सी से कहाँ, बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5, तो 5 आगे तक जाएगा क्योंकि 2 यहीं तक था, तो 5 और आगे गया, 5 किलोमीटर चलता है। और फिर कह रहा है कि फिर वहाँ से क्या करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और ई पर आ जाता है 8 किलोमीटर चल के, यानी ई पर, यानी यहाँ इस ई पॉइंट पे आ गया बाएं मुड़कर। देखिए यहाँ से बाएं मुड़ा है तो नीचे की साइड में ही आएगा 8 किलोमीटर चल के, तो A8 सेम हो गया, मतलब सेम यहीं पे पहुंच गया वो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो ये बताएगी कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये 2 है और यहाँ से टोटल 5 है, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 3 किलोमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी वाला 3 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है? पहले तो आप ये जानिए कि वह कितनी बार मुड़ी। तो एक बार दाएं मुड़ी और फिर वह किस दिशा में जा रही है। जब इस टाइप से क्वेश्चन कहा जाए तो आप फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाइए, आप सीधा सीधा उसका आंसर इस प्रकार से बताइए कि वह कितनी बार दाएं मुड़ी या कितनी बार बाएं मुड़ी। तो कितनी बार दाएं मुड़ी, एक बार दाएं मुड़ी और उसके बाद फिर दोबारा वह दाएं मुड़ी, यानी कि 2 बार राइट साइड में उसने मुड़ा। और वह घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर पहले चली थी, अपने घर से उत्तर की ओर चली थी, तो नॉर्थ यही होता है। अब नॉर्थ से वो 2 बार दाएं मुड़ी है बस, क्योंकि किस दिशा में जा रही है ये पूछा हुआ है।
आपको कोई भी डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सोचिए कि नार्थ से जब कोई 2 बार दाईं की तरफ मुड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा, ऊपर की तरफ यही नार्थ होता है। और नार्थ की तरफ मुड़ करके एक बार अगर जो दाएं मुड़ा तो ईस्ट पहुँचा, और फिर से दाएं मुड़ा तो साउथ पहुँचा, यानी कि वह किस दिशा में जा रही है, तो दक्षिण दिशा में जा रही है। आप सीधा भी कह सकते हैं कि यदि 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट कोई हो रहा है अपनी सेम पोजीशन से, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। नॉर्थ होता है तो साउथ हो जाता है, ईस्ट होता है तो वेस्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए बी सी डी ई तथा एफ एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। ए चौथी तथा एफ सबसे निचली मंजिला में रहता है। बी ए से ऊपर तथा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता। सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है जो डी नहीं है। अब देखिए 6 मंजिला इमारत आपको पहले तो बनानी पड़ेगी, तो पहले 6 मंजिला इमारत बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बना लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए। ए चौथी तथा एफ सबसे निचली मंजिला पर रहता है। चौथी यानी पहले दूसरे तीसरा चौथा, चौथा वाले पे कौन रहता है, ए रहता है। ए इस चौथे पे रहता है और एफ सबसे निचली मंजिला पे रहता है। बी ए से ऊपर तथा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता। बी कहाँ रहता है, ए से ऊपर रहता है। अब देखिए बी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि ए से ऊपर यही है, लेकिन कह रहा है ठीक ऊपर नहीं रहता, यानी कि यहाँ ना होकर बी कहाँ होगा, सबसे ऊपर होगा। इसके बाद कह रहा है बी ए से ऊपर तथा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता। सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है। सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है जो डी नहीं है, यानी कि डी जो है यहाँ ना होके कहाँ होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा। बी और ए के बीच वाले पोजीशन में डी होगा। और चूंकि कह रहा है कि सी और एफ के बीच केवल एक आदमी रहता है, तो वह सी और एफ के बीच में केवल एक आदमी रहता है जो कि डी नहीं है। तो डी नहीं है तो बच कौन रहा है, केवल ई बच रहा है, यानी ई की पोजीशन यहाँ हो गई। अब सबसे ऊपर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर आग मूंद के आप आंसर दे सकते हैं कि बी रहता है। ठीक मध्य रहने वाले व्यक्ति हैं, तो देखिए 2 इधर से काट दीजिए और 2 इधर से काट दीजिए, बीच वाले यही तो बचे। 6 लोग हैं तो ऊपर के 2 निकल गए और नीचे के 2 निकल गए, तो बीच में ए और सी तो बचे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया, ए सी। तीसरी मंजिला पे कौन रहता है, सबसे ऊपर कौन रहता है पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊपर यही रहते हैं। इसके बाद ए तथा सी के ठीक मध्य में कौन रहता है, तो वो भी पता चल गया कि ठीक मध्य में रहने वाले व्यक्ति हैं ए और सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी मंजिला पे कौन रहता है, तो पहली दूसरी तीसरी मंजिला पे कौन रहता है, सी रहता है। तीनों का सोल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दिल्ली को कुड़ भाषा में 73,541 लिखा जाए, कलकत्ता को इतना लिखा जाए, तो कालीकट को किस प्रकार से लिख सकते हैं। सेम मैंने बताया कि जैसे बस आपको क्या करना है, आप ऐसे जान लीजिए कि डी को क्या लिखा जा रहा है 7, ई को क्या लिखा जा रहा है 3, एल को क्या लिखा जा रहा है 5, एच को क्या लिखा जा रहा है 4, आई को 1 लिखा जा रहा है। और इसी प्रकार से कलकत्ता में भी आप ऐसे ढूंढ लेंगे। तो आपको कालीकट का पूछा रहा है, तो आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। यानी सी का क्या मतलब हुआ, सी को क्या बोलना चाह रहा है, 8 बोलना चाह रहा है। अब 8 कौन किस में है, सी और डी वाले ऑप्शन में है। अभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। ए को क्या कहना चाह रहा है, ए को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इसमें भी है, तो सीधा मिल गया, बस इसमें 2 है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका जो हुआ वो सही हो गया। 8251,896 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। अब पुत्री की आयु कितनी है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मान लो अब पुत्री की आयु डी है, यानी डॉटर की डी मान लिया, और माता की आयु प्रेजेंट टाइम में यम है। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों में से 5 घटा दिया हमने, तो एक कंडीशन बन रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी, उसके माता की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो पहला इक्वेशन ये बन गया तुम्हारा। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि 5 वर्ष बाद, यानी कि d+5 और इधर लिखा आपने m+5। तो 5 वर्ष बाद क्या था, माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, यानी इसकी 2 गुनी थी। 2 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन यहाँ बन गया और दूसरा वाला इक्वेशन ये बन गया। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पुत्री की आयु आराम से निकल जाएगी। और पुत्री की आयु कितनी आएगी, तो पुत्री की आयु आएगी 15 वर्ष। इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर जरूर आएगा। क्यू पुत्र है पी का। अब देखिए मैं ऐसे इसी टाइप से लगा रहा हूँ। क्या है, क्यू कौन है, पुत्र है पी का। पी को यहाँ बनाया, और चूंकि क्यू क्या है, पुत्र है, तो मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर दिया। चूंकि ये भी जानिए कि मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि जब जनरेशन गैप की बात होती है, जैसे लड़का और लड़के की पिता यानी पिता पुत्र, तो पिता एक जनरेशन ऊपर होता है। यदि बाबा की बात होती तो इसके पिता के बाद फिर इसके ऊपर हम इसके बाबा को बनाते हैं, मतलब। और अगर जो ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही है, पहले वाली जनरेशन की बात हो रही है तो ऊपर, बाद वाली जनरेशन की बात हो रही है तो नीचे। यानी पिता हमेशा ऊपर रहेगा लड़के से और लड़का हमेशा अपने पिता से नीचे रहेगा, नीचे वाली जनरेशन में। इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
क्यू पुत्र है पी का, बिल्कुल सही है। यक्स पुत्री है क्यू की, यक्स किसकी पुत्री है? क्यू की, यानी कि यहाँ पे अगर जो हम यक्स दे दिए, यह किसकी पुत्री है? क्यू की। आर बुआ है यक्स की। अब आर बुआ है यक्स की, अब ध्यान से समझिए, आर बुआ होगी तभी यक्स की जब आर यहाँ पे बनाई जाएगी और इस क्यू की बहन रहेगी ये, ठीक है। आर बुआ है यक्स की। अब देखिए आर बुआ बनेगी यक्स की कब? जब उसके पापा की बहन हुई ना, तो उसके पापा यहाँ पे हैं और उसकी बुआ यहाँ पे होंगी। अब देखिए मैंने बीच में प्लस का साइन नहीं बनाया, प्लस का साइन बना दूंगा तो ये पति पत्नी को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। यक्स की। और यल पुत्र है आर का। यल किसका पुत्र है? आर का। आर का जो पुत्र है वो कौन सा है? यल है। ध्यान से समझना, समझ में आ गया होगा। अब देखो यल पुत्र है आर का, यल पुत्र हो गया आर का। आर किसकी बहन है? क्यू की, यानी ये भाई बहन हो गए। और ये जो पी हुई ना, अब ये पी नहीं पता चल रहा है कि इस आर की माँ है कि पिता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा संबंध जो है यल से पूछा हुआ कि यल कौन है? पी का। तो ध्यान से समझो क्या हुआ, ये पी ऐसे नीचे आएंगे, चूंकि इसकी ये क्या हो गई? नाना या नानी बनेगा ये, इसका इसका इस यल का ये नाना या नानी बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी माँ का ये पिता या माता है, ये पी पी चूंकि पता नहीं है कौन है, तो नाना या नानी बनेगा। तो नाना या नानी का ये यल क्या लगेगा? ये यल चूंकि क्या है? क्या है जेंडर इसका? क्या है? पुरुष वाला है, क्योंकि मैंने ट्रायंगल में बनाया है। तो देवता या पौत्र इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 5 पक्षी कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवे के बाद, देख लो एक पेड़ की शाखा यही बनी हुई है, कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। बड़ा कौवा कौवे के बाद, मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे है, यानी बड़ा कौवा जो है वो कौवा के बाद है। यानी मान लीजिए यहाँ कौवा है, के से मैं ऐसे बना रहा हूँ, कौवे के बाद है बड़ा कौवा, बी के यानी बड़ा कौवा, ऐसे समझो। बड़ा कौवा कौवे के बाद मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे है, यानी कि बड़ा कौवा जो है वो कौवा के बाद है, कौवे के बाद है। देखो यहाँ पे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे मैंने बना दी, यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया अगर जो, तो बड़ा कौवा कौवे के बाद, यानी बड़ा कौवा जो है वो कौवे के बाद है, कौवे के बाद है, मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे है, यानी कि गरुड़ से पहले है ये। तो गरुड़ कहाँ है? मान लो यहाँ है, गरुड़ को मैंने गा से बना दिया, तो गरुड़ से क्या है? ये पहले है, लेकिन कौवा के बाद है। गरुड़ से आगे है मतलब ये पहले है, इस आगे पड़ जा रहा है। उसके बाद कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर जो है, अब कबूतर कहाँ से आ गया? कबूतर कौवा और बड़े कौवे के बीच में, यानी बीच में यहीं पे कहीं पे क्या है? कबूतर है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। अब छोटा कबूतर जो है ये कौन सा है? बड़ा कबूतर था, जो कि इन दोनों के बीच में था, कौवा और बड़े कौवे के बीच में, लेकिन छोटा कबूतर कौवा के आगे है, जस्ट कौवा के आगे है। ये यहाँ पे हो गया छोटा कबूतर, छोटा कबूतर। कह रहा सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? तो सबसे पीछे देखो इधर से हम चलेंगे, इधर से चलेंगे तो सबसे पहले कौवा है और सबसे पीछे कौन है? गरुड़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, गरुड़। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं, वह संख्या बताइए जो समान गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। 169, 289, 361, 442, 484, 729। 169 13 का स्क्वायर है, 289 17 का, ये 19 का स्क्वायर है। इसके बाद हम बात कर लें अगर जो किसकी 484 की, तो 484 किसका स्क्वायर है? तो पता होना चाहिए कि 442 को छोड़ के, क्योंकि 442 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 22 का अगर जो हम 22 की स्क्वायर की बात करें तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 48, 484 22 का स्क्वायर है और ये 27 का स्क्वायर है। 442 किसी का स्क्वायर नहीं है, इस वजह से यह भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है? बी ए से बड़ा है, यानी बी किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, कंडीशन दे दिया, परंतु सी से छोटा है। लेकिन क्या है? सी से छोटा है, यानी सी बी से बड़ा है। ई डी से छोटा है, ठीक है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है यानी डी बड़ा है। ई से डी छोटा है यानी कि हमारा जो ई बड़ा है वो डी से है, क्योंकि डी ई से छोटा है, परंतु ए से बड़ा है। कौन? डी, परंतु किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, ठीक है। सी आयु में डी से छोटा है, फिर वही कंडीशन कह रहा है कि सी जो है आयु में डी से छोटा है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो पहले यहाँ ध्यान से समझो,
इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? इन तीनों में सबसे बड़ा सी हुआ, क्योंकि सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से। अब सी हुआ। अब सी चूंकि किससे छोटा है? डी से छोटा है, और डी किससे छोटा है? ई से छोटा है। तो इसका जो सबसे बड़ा वाला बात होगी, तो सबसे बड़ा कौन है? ई है, ऑप्शन नंबर डी। बी का भाई है, बी का भाई है ए, डी का पिता है, सी बी की माता है, ई ए का, और डी का भाई है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ध्यान से समझो। बी का भाई है ए, बी का भाई है कौन? ए, यानी बी का भाई है ए, बी का भाई है, ये भाई है चूंकि तो पुरुष वाला ही होगा, यानी ट्रायंगल में बनाएंगे। बी पता नहीं कौन है। डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, यानी सी यहाँ पिता है और ये पिता है डी का। अब डी भी पता नहीं कौन है। बी की माता ई है, बी की माता ई है, यानी बी की माता ई है, तो चूंकि यहाँ ऊपर है ऐसे बनेगा, बी की माता ई है। ए और डी भाई हैं। अब देखो ए और डी भाई हैं, इस बात को समझ लो कि ए और डी क्या हैं? भाई हैं। तो ए और डी भाई हैं, तो देखो यहाँ पे चूंकि सी कौन था? इस डी का पिता था ना, सी का। तो ए और डी जब भाई हो गए, ए और डी जब भाई हो गए, तो इसका पिता सी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि बी की माता कौन है? ई है, बी की माता ई है, और बी का रिश्ता क्या है? बी का भाई कौन है? ए है। अब बी का भाई कौन है? ए है। अब देखो बी यहाँ पे आ गया, क्योंकि बी का भाई ए है। हमको ये भी नहीं पता था कि बी कौन है, हमको ये भी नहीं पता था बी कौन है, और बी की क्या माता थी ना? ई। बी की कौन थी? माता थी ई। तो अब आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि जब ये इसके भाई हैं और ये इसका भाई है, तो ये कौन हुई इसकी? कह रहा है कि ई का किससे रिश्ता पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 32 वाले में जो है, वो कह रहा है कि ई की क्या हुई? सी। ई का सी से रिश्ता पूछ रहा है ना, तो ई कौन हुई? सी की। तो यहाँ से जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, कि ई की पत्नी सी हुई। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? तो ई पत्नी हुई किसकी? सी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बराबर 26, सन बराबर 27, तो कैट बराबर होगा। अब ध्यान से समझो, ए बराबर 26, ए बराबर 26, अपोजिट वाला बता रहा है वर्ड। देखो ए क्या हो गया? फर्स्ट था, हो क्या गया? 26। क्या हो गया? 26, यानी इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 27, और 27 में से एक गया तो 26, यानी कि दो वर्डों को जोड़ दें, उसके बाद हम क्या कर दें? उसे 27 में से घटा दें, तो हमको उसका अपोजिट वर्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ सन है ना, अब देखो सन होता है, सन का क्या होता है? 18। सन का क्या है? 18 है, लेकिन 18 अब 9 वाला वर्ड, इसमें 9 हम पकड़ेंगे। यू का क्या होता है? तो पता है कि यू का 21 होता है, लेकिन हम इसमें से कौन सा पकड़ेंगे? 6 पकड़ेंगे, यानी 9 6 15। यन का क्या होता है? 14, लेकिन इसमें से 13 पकड़ेंगे। तो 13 6 19 9 27, 27 हुआ। सन 27 बना। तो कैट कितना बनेगा? तो जब आप इसी प्रकार से अपोजिट वर्ड वाला निकालेंगे, जैसे सी, देखो ध्यान से समझ लो, सी मतलब 3, सी मतलब 3। अब चूंकि देखिए ए का जेड बन रहा था ना, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था? 27। तो 27 में से एक गया 26, यानी इस वजह से 27 में से एक गया 26, यानी एक का अपोजिट क्या बन रहा था? 26। तो 3 का क्या बनेगा? 24, ए का क्या बनेगा? 26, 24 26 50 होगा, 24 26 50 हुआ। और टी का क्या बनेगा? टी क्या है? 20 है, तो 7 बनेगा। तो 50 7 57, यानी कि 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 57। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुछ नहीं, बस यहाँ सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 2 भागा 6 है, तो भाग को क्या कह रहा है? भाग का अर्थ है प्लस, यानी कि 2 का अर्थ है प्लस। गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ यहाँ फिर है प्लस। तो पहले भाग देंगे तो 6 का 6 से भाग जाएगा, 1 बचेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 2 + 1, ये बना ना 2 + 1। यहाँ ध्यान से समझो इस बात को, 2 + 1 और प्लस यहाँ क्या बना? +1, तो 2 दूना 4, यहाँ भी तो 1 बना, तो यहाँ +2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये भाग था तो 6 से 6 का भाग गया, तो 1 बचा, यहाँ 2 + 1 + 2, चूँकि भाग के निशान को प्लस करके 2 2 4 1 5, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसको समझो, 35 और 36 में क्या किया गया है? कुछ टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। ए बराबर 11, और 11 को लिखा गया है 142, 11 का स्क्वायर 11 ग्रेम 121, दूना 242, 14 14 196, और दूना 392, 13 3 169, और 169 दूना कितना होगा? 338। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 338। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। देखो लिखा कैसे गया है, इस
323 को सबसे लास्ट में उतार दिया गया है और इस 41 को पलट के 14 कर दिया गया है। इस 100 यहाँ पे देखो, फिर देखो क्या किया गया। इस 137 जो है ना, यहाँ पे 323 जो है, इसमें क्या कर रहा है, पलट के लिख रहा है, 731 लिख दे रहा है। ऐसे ऐसे उल्टा चल रहा है। देखो 1 4 3 2 3, 1 4 3 2 3, इसमें क्या कर रहा है, उल्टा चलो। उल्टा उल्टा कैसे चलोगे, 2 7 7 3 1, 2 7 7 3 1, इसमें 7 8 8 4, 7 8 8 4, तो ऐसे चलो 5 7 4 3, 5 7 4 3, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया। अगला यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 8 6 48, 48 में से 9 गया 39, 9 7 63, 63 में से 11 गया 52, 9 8 72, 72। अब चूंकि माइनस करने पे ये बन रहा है, अब यहाँ मान लो यक्स होता तो इस 72 माइनस यक्स से क्या मिलता तुमको, 59 मिलता। क्यों मिलता, क्योंकि हमको यहाँ 8 6 48 में से जब हम इस 9 को माइनस कर रहे थे तब 39 मिल रहा था, तो 9 8 72 में से जब यक्स माइनस करेंगे तो 59 मिलेगा। तो यहाँ से जब हम जो हमारा आंसर आ जाएगा, यक्स को उधर भेज दिया तो यक्स बराबर 72 माइनस 59, और 72 माइनस 59 आपको पता है कि 13 जो होगा आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 37 का डी जो हो गया वो सही आंसर हो गया। दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या की बात कर रहा है। 5 के बाद 27 आया, 27 के बाद 61, 61 के बाद 122, 22 के बाद 213, इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं। तो ये मान के चलो कि 5 कब बनेगा, 2 का क्यूब अगर जो हम इसमें से 3 करें तो 2 दूना 4 8 माइनस 3 5 आया। इसके बाद अगले वाले टर्म पे हम देखें तो 3 का क्यूब वो माइनस 3 करें तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 24 आएगा। 4 का क्यूब माइनस 3 करें तो 61 आएगा। 5 का क्यूब माइनस 3 करें तो 122 आएगा। 6 का क्यूब माइनस 3 करें तो 213 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, आपको पता है, माइनस 3 करेंगे तो 340 आएगा। इसी प्रकार से 8 का 512 आएगा, और 8 में से 8 का क्यूब करने पे 512 आएगा, और 3 घटाने पे 509 आएगा। तो चूंकि ये यहाँ पे 27 की जगह पे क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब माइनस 3 करने पे 24 आना चाहिए। 2 दूना 4 स्क्वायर कर दिया 16, 2 3 6 स्क्वायर कर दिया 36, 2 चौके 8 स्क्वायर कर दिया 64, और 2 छक्के 12 स्क्वायर कर दिया तो 144 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 6 को पहले सबसे लास्ट में ही उतारा है, इसमें से बस इसको पलट रहा है। 98 है तो 89 कर दिया, यहाँ पे 76 है तो 67 कर दिया, तो यहाँ पे 87 है तो क्या कर देगा, 78 कर देगा, और 5 को सबसे लास्ट में उतार देगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 7 8 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 लोग यम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। और ताश कैसे खेलते हैं, गोला बना के ही ताश खेलते हैं ना। एक बेंच पे बैठ के तो सीधा सीधा बैठ के ताश खेलते नहीं, एक सर्कल रहता है, उस सर्कल में बैठ के सारे लोग ताश खेलते हैं। कह रहा है यम दाईं ओर है यन के यानी यन मान लो यहाँ है, तो यन के दाईं ओर कौन हो गया, यम हो गया। इस प्रकार से देखना पड़ेगा। और चूंकि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहा है, यन के और पी बाईं ओर है ओके, पी बाईं ओर है ओके। अब मान लो यहाँ अगर जो पी है, यहाँ अगर जो पी है, अब वो सर्कल के इस तरफ बैठ रहा है, तो पी का बायां कौन बनेगा, पी बाईं ओर है ओ के, ओ का बायां पी बनाना है, तो ओ का बायां पी बनाना है, तो ओ यहाँ पे रहेगा, तब ओ का बायां पी बनेगा। अब देखो सीधा सीधा, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार हैं, निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार हैं, तो पी का जोड़ीदार यन है, ओ का जोड़ीदार यम है, क्योंकि ऐसे फेस टू फेस वाले जो होते हैं उसमें जोड़ीदार होते हैं। तो इसका यन और पी वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। एडिशन को आइडेंटॉयल लिखा जाए, उसी कोड भाषा में मेडिकल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो पोजीशनिंग ही चेंज हुई है। डी की पोजीशनिंग क्या थी, सेकंड थी, तो ये डी सेकंड पे ही है। और यहाँ ई की पोजीशनिंग कैवी थी, पहली थी, तो ई की पोजीशनिंग कैवी चली गई है, थर्ड पे। तो यम इसमें कहाँ चला जाएगा, थर्ड पे। तो किस किस में यम थर्ड पे है, तो पहले और दूसरे ऑप्शन में यम थर्ड पे है। यम की पोजीशनिंग थी यहाँ पे, ई की पोजीशनिंग थर्ड पे गई है, तो यम की पोजीशनिंग थर्ड पे जाएगी, तो यम थर्ड पे है, चलो ठीक है। इसके बाद डी की पोजीशनिंग किस पे चली आई है, दूसरे पे, तो इसमें क्या होगा, ई की पोजीशनिंग दूसरे पे चली आएगी, तो यानी कि यहाँ देखो डी की पोजीशनिंग किस पे चली आएगी, दूसरे पे, तो इसमें ई की पोजीशनिंग दूसरे पे चली जाएगी, तो देखो यहाँ पे ई की पोजीशनिंग दूसरे पे चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 42 का कौन सा आंसर सही हो गया, पहला वाला इसका जो सही आंसर हो गया DEMILAC। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारे वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। क्या कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारे वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो कि पुत्र की आयु, वर्तमान आयु यक्स है, वर्तमान आयु मैंने अगर जो यक्स मान लिया, तो अब ये बताओ कि वर्तमान आयु यक्स हो गई, तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसके जन्म के समय उसकी आयु कितनी रही होगी, तो वर्तमान आयु यदि उसकी 48 है
और मैं वर्तमान आयु पिता की 48 है और लड़की की यक्स मान लिया हूँ, तो जन्म के समय क्या बात करूँ अगर जो, तो मैं जन्म के समय 48 माइनस यक्स रही होगी कि नहीं पिता की आयु। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा लड़का हुआ होगा उसका जन्म उतने ही साल पहले हुआ होगा, तो पिता की आयु 48 माइनस यक्स रही होगी। तो वह उस समय कितना गुना था? 3 गुना था। किसके? अपने पुत्र की आयु की, यानी कि 3 गुना अपने पुत्र की आयु था। कितना? 48 माइनस यक्स। ये रही तो पहली कंडीशन। फिर कह रहा है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है ना। और एक कंडीशन आपको यहाँ और बनना चाहिए। देखिए यहाँ जब इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या, यक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 यक्स हुआ, यक्स को इधर किया, यक्स इधर आया, 4 यक्स हुआ, 48 हुआ, 4 यक्स बराबर 48 हुआ, तो यक्स बराबर कितना आया? 12। यक्स बराबर कितना आ गया? 12। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 5 अल्फा 3 75 है, इसी प्रकार से 144 है, इसी प्रकार से 245 है, तो 8 अल्फा 5 का मान इसमें से पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, एक काम करो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 25, और उसमें अल्फा का मतलब यहाँ गुणे के रूप में होगा। 5 25 तियाँ 75, 6 36 चौके 144, क्योंकि यहाँ जो अल्फा बना है ये गुणे को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 7 49, 49 25 245, 8 8 64 और 64 बच्चे कितना हो जाएगा? 5 20, 5 6 30 2 32, यानी कि 320 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, 5 तियाँ 15, 25 75 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा का मतलब गुणे शो करना है, तो इस प्रकार से लगा लीजिए, 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने पेड़ पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता तथा अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी अपनी चढ़ाई को इसी क्रम में चढ़ता है, तो वह पेड़ की चोटी पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा? ध्यान से समझिएगा। एक बंदर एक चिकने पेड़ पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ जाता है, यानी 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है, और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यानी 1 मिनट में चढ़ा और 1 मिनट में अगले मिनट में फिसला, यानी टोटल कितना समय लिया? 2 मिनट लिया। 2 मिनट टोटल समय लिया। अब इस 2 मिनट में चढ़ कितना रहा है? केवल 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर चढ़ रहा है लेकिन 1 मीटर फिसल जा रहा है नीचे ना, तो टोटल चढ़ कितना रहा है? केवल 1 मीटर, केवल 1 मीटर। क्यों? क्योंकि 2 चढ़ने के बाद एक नीचे फिसल जा रहा है। तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, 12 मीटर ऊंचे चढ़ना है। तो ये बताओ कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा तो 20 मिनट में कितना चढ़ेगा? 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा। 2 मिनट में 1 मीटर, 4 मिनट में 2 मीटर, 6 मिनट में 3 मीटर, इसी प्रकार से 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ गया। अब 20 मिनट में 10 मीटर जैसे ही चढ़ गया, 21वें मिनट में जैसे ही वो चढ़ेगा, तो 21वें मिनट में 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 2 मिनट चढ़ रहा है। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 21वें मिनट में जैसे ही चढ़ेगा तैसे वो 12 मीटर चढ़ जाएगा। अब चूंकि अब वो नहीं फिसलेगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी जो उसका लक्ष्य था उसको उसने क्या किया? प्राप्त कर लिया, उस 12 मीटर ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। तो 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ने के बाद जैसे ही 21वें मिनट में वो चढ़ेगा, वो तुरंत 12 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा, फिर वहां से नहीं फिसलेगा। तो 20 से 21, तो टोटल कितने मिनट लगेंगे उसको? 21 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसे दिया हुआ है, वृत्ताकार पथ है, उसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। क्योंकि पहले आप वृत्ताकार एक पथ बना लीजिए और 6 लोगों को इसमें बैठा दीजिए। एक पोजीशनिंग उनकी दे दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे पोजीशनिंग बना लेने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। 6 सहेलियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। सुशीला, सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। सुशीला मान लो यहाँ पे है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारी क्या है? सुशीला हो गई। ये सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी हुई है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। तो पूनम कौन है? पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। अब पूनम को मैं यहाँ बना देता हूँ, जो कि कहाँ बैठी हुई है? पुष्पा की पड़ोसी है, तो पुष्पा की पड़ोसी है, पुष्पा को यहाँ कर दूँ, और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि सुशीला, सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठी है। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है।
पिंकी बैठी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, समझने का थोड़ा सा फेर है। तो अब आप यहाँ देखिए, सुशीला को तो बैठाना है लेकिन सुधा और पुष्पा के मध्य नहीं बैठाना। अब सुधा और पुष्पा की पोजीशनिंग हम छोड़ देते हैं। पूनम पुष्पा की पड़ोसी है। पूनम किसकी पड़ोसी है? पुष्पा की पड़ोसी है। अब पूनम को कहाँ बैठाएंगे? पूनम को यहाँ बैठा दिया मैंने। और इसकी पड़ोसी कौन है? इसकी पूनम को मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ पे। और इसकी पड़ोसी कौन है? पुष्पा है। इसकी पड़ोसी हो गई पुष्पा, पुष्पा हो गई। इसके बाद कह रहा है कि रिंकी, और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है कौन? पूनम। रिंकी के ठीक बाएं कौन बैठी है? पूनम। तो रिंकी की पोजीशनिंग कहाँ हो जाएगी? रिंकी की पोजीशनिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी पोजीशनिंग हो गई? रिंकी की पोजीशनिंग हो गई यहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। देखिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ मतलब रिंकी है। इसके बाद कह रहा है कि पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। पिंकी सुशीला के दाएं, सुशीला के दाएं यहाँ पे, यानी कि पिंकी की पोजीशनिंग कहाँ हुई? यहाँ पे हो गई पिंकी। यहाँ पे कौन हो गई? पिंकी, जो कि दाएं की ओर हो गया, दाएं स्थान पर बैठी है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। अब रिंकी कहाँ पे है? यहाँ पे रिंकी है, और रिंकी के ठीक सामने कौन है? यहाँ पे देखो ध्यान से, रिंकी के ठीक सामने कौन है? पिंकी बैठी हुई है। तो रिंकी यहाँ है और इसके ठीक सामने पिंकी है। बिल्कुल सेम कंडीशन बन रहा है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। एक पोजीशनिंग बच रही है, यहाँ पे कौन बैठेगा? तो यहाँ पे कौन बैठेगा? पुष्पा को बैठा देते हैं। सुशीला सुधा और पुष्पा के मध्य में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुष्पा और रिंकी के मध्य में हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सुशीला होगी, यहाँ पुष्पा होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो रिंकी यहाँ है, और रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो रिंकी के तुरंत दाएं सुशीला बैठी है। उसके बाद यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। सुधा के ठीक सामने कौन बैठा है? तो सुधा कहाँ पे है? तो ध्यान से समझिए, इसमें सुधा को मैंने कहाँ पे बैठाया था? सुधा यहाँ बगल में बैठी थी। सुधा यहाँ बगल में बैठी थी, क्योंकि सुधा और क्वेश्चन में कह रहा था कि सुधा और पुष्पा के बीच में जो है नहीं बैठना है, बाकी उनकी पोजीशनिंग कहीं भी हो सकती है। तो सुधा यहाँ पे थी, सुधा यहाँ पे बैठी थी, और पुष्पा आपका जो था यहाँ पे था। तो सुधा किसके किसके बीच में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सुधा के ठीक सामने कौन बैठा है? तो सुधा के ठीक सामने आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको पूनम दिखाई देगा, क्योंकि सुधा की पोजीशनिंग यहाँ है। तो इसके ठीक सामने कौन बैठा हुआ है? पूनम बैठी हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सुधा के ठीक सामने पूनम, और इसका रिंकी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो सुशीला। ये आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पा किन दो लड़कियों के मध्य में है? तो जो मैंने फिगर बनाया था उसको जब आप फिर से थोड़ा सा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। तो पुष्पा किन दो लड़कियों के ठीक मध्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा, तो पुष्पा जो है पूनम और पिंकी के मध्य में आपको दिखेगी उस फिगर में। तो पूनम और पिंकी के मध्य में जो है वो पुष्पा बैठी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुछ भाषा में आर को परसेंटेज है, ई हैज है, डी @ है तथा ए ट्रायंगल है, उस कुछ भाषा में डेयर को कैसे लिखा जाता है? तो डेयर, अब देखो डेयर, अब डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी @ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो @ इसमें है, यानी इसी में से कोई आंसर होगा। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगल को। तो ए के लिए ट्रायंगल है। ए के बाद ट्रायंगल किस कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो, चूंकि डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी @ है, डी @ है। तो सबसे पहले @ इसमें है, फिर इसके बाद ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तथा ए ट्रायंगल है। तो ए क्या है? ट्रायंगल है। आप देखो ये, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से है, कुछ नहीं करना है। 1986 को कुड़ भाषा में ये कहा जाता है, 2345 को ये कहा लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं करना। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तीसरे नंबर पे ट्रायंगल है, यानी 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसमें पहले 8 आया वही सही है। तो चारों में 8 पहले आया हो तो एलिमिनेट नहीं हुआ। ग्रेटर देन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ग्रेटर देन 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 8 के बाद 6 आना चाहिए। तो इन तीनों में 6 आया, ये एलिमिनेट हो गया, यानी ये सही नहीं हो सकता। इसके बाद अगला है क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे देखो स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को, यानी 8 6 के बाद जहाँ 5 आया होगा वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि 50 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के हो गए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।